कहाँ चले देवर जी? अरे हमारा नेक तो देते जाइए। दिव्या ने अपने देवर विनोद से कहा। भाभी दोनों दीदियों ने तो लूट ही लिया है, लीजिए जो बचा कुचा है तो आप भी ले लीजिए। विनोद बोला। अरे भाई मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो मेरे बेटे के समान हो, तुमसे क्या नेक लेना। जाओ तुम बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाओ, पायल भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। दिव्या बोली। थैंक यू भाभी जो आपने मेरे लिए पायल को पसंद किया। विनोद बोला। तब दिव्या बोली थैंक यू किस बात का, बड़ी बहू होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था कि इस घर के लिए ऐसी लड़की लेकर आऊं जो सुंदर, सुशील और संस्कारी हो, और मुझे ये सब गुण अपनी मेरी बहन पायल में दिखे, और उसने भी तुम्हें पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। और फिर मम्मी पापा के अलावा और भी रिश्तेदारों को पायल बहुत पसंद आई, इसलिए इस रिश्ते में कोई अड़चन ही नहीं आई। फिर पायल है भी तो इतनी खूबसूरत, लेकिन फिर भी भाभी पायल को ढूंढा तो आपने ही था, इसलिए इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। बस बस रहने दे, अब मेरे गुणगान करना बंद कर, ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। जा पहले अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। दिव्या बोली। जी भाभी, और ऐसा कहकर विनोद जाने लगा तो दिव्या ने पूछा कोई गिफ्ट लिया है उसके लिए या नहीं। हाँ भाभी, सोने की अंगूठी लाया हूँ। विनोद बोला। तब ठीक है जा, और उसे ज्यादा मत सताना। दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, और इधर विनोद शर्माते हुए अपने कमरे की ओर चल गया। विनोद के जाने के बाद दिव्या भी सोने के लिए वहीं हॉल में लगे अपने बिस्तर पर जा लेटी। अभी ज्यादातर मेहमान घर पर ही थे, कुछ ही मेहमान गए थे, इसलिए दिव्या ने अपना कमरा शादी में आई लड़कियों को दे रखा था और खुद बुजुर्ग महिलाओं के साथ हॉल में बिस्तर पर लगाकर सो रही थी। पुरुषों का ठिकाना पड़ोस के घरों में हो गया था, इसलिए वे सभी वहीं आराम कर रहे थे। शादी की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू होने के नाते दिव्या ने ही संभाली थी। वो इतने दिनों से काम करके थक के चूर हो चुकी थी, इसलिए बिस्तर पर पड़ते ही फौरन उसकी आंख लग गई। अभी दिव्या को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक जोर की चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि सभी अपने अपने बिस्तर पर हड़बड़ा कर बैठ गए। दिव्या भी नींद से जाग उठी और सबसे बोली, कौन चीखा? तभी बड़ी बुआ जी बोली, दिव्या हम में से तो कोई नहीं चीखा, चीख तो शायद विनोद के कमरे से आई है। विनोद के कमरे से? ये भला कैसे हो सकता है? दिव्या बोली। हाँ भाभी, विनोद के कमरे से ही चीख आई है। दिव्या की बड़ी ननद नैना बोली। सच में? दिव्या ने दोबारा पूछा। हाँ वहीं से चीख आई है, नैना ने दोबारा जवाब दिया। तब दिव्या की सास कुसुम बोली, दिव्या जाकर देख तो कि क्या बात है, हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नई बहू से कुछ भी पूछे ठीक नहीं लगेगा। वो तो तेरी बहन है तो उससे आसानी से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि चीखी तो पायल ही थी, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जाकर देखती हूँ कि क्या बात है। फिर दिव्या विनोद के कमरे की ओर गई और उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक देते हुए पूछा, पायल सब ठीक है ना? और फिर दिव्या के ऐसा पूछने पर पायल ने दरवाजा खोला और दिव्या से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। पायल को रोता देखकर दिव्या बहुत जोर से घबरा गई और उससे पूछा, क्या हुआ पायल, तू रो क्यों रही है? विनोद ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं दीदी, वे कुछ कह ही नहीं पाए। पायल बोली, तेरे कहने का क्या मतलब है? पायल साफ साफ बोल, मैं कुछ समझी नहीं। दिव्या ने घबराकर पूछा। दीदी, जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश होकर बिस्तर पर लुढ़क गई, इसलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई। पायल बोली, ये क्या कह रही है तू? दिव्या ने पूछा। हाँ दीदी, उन्होंने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए कुछ बातें की और फिर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो बेहोश हो गए। पायल बोली, चल मैं चलकर देखती हूँ कि क्या हुआ है विनोद को। दिव्या बोली, और फिर विनोद के पास गई और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विनोद होश में नहीं आया। तो भागते हुए हॉल में गई और फौरन टेलीफोन करके डॉक्टर साहब को बुलाया। इसके बाद घर के सभी लोगों को बताया कि विनोद बेहोश हो गया, तो सभी भागकर विनोद के कमरे में पहुंचे। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब अपने स्कूटर से वहां आ पहुंचे और उन्होंने विनोद का इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद विनोद को होश आ गया। तब डॉक्टर साहब बोले, शायद शादी की थकावट की वजह से ऐसा हुआ होगा, उन्हें आज रात आराम करने दीजिए, कल तक ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब चले गए। उनके कहने पर दिव्या ने पायल को अपने कमरे में सुला लिया और विनोद दूसरे मेहमानों के साथ जा लेटा, लेकिन क्योंकि विनोद को अकेले उस कमरे में लिटाना उचित नहीं था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और इसी तरह पूरी रात बीत गई, फिर सुबह हो गई, इस तरह पूरा दिन बीत गया और फिर से रात आ गई। आज रात फिर दिव्या और पायल को दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बैठा आई और विनोद से उसके कमरे में जाने को कहा। और पहली रात की तरह विनोद फिर पायल के पास पहुंचा और फिर से वही चीख सुनाई दी और आज फिर से सभी डर गए।
दिव्या फिर कमरे में पहुंची तो आज भी वही हाल था। विनोद फिर बेहोश था और फिर से डॉक्टर साहब को बुलाया गया। लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने कहा कि विनोद के बेहोश होने की वजह थकावट नहीं है, आप इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, वे ही इनकी बीमारी की ठीक ठीक वजह बता पाएंगे। ये बात सुनकर वहां मौजूद महिला मेहमानों के बीच खुसर पुसर होने लगी। वे आपस में कहने लगी कि हो ना हो ये कोई ऊपरी चक्कर है, यह दुल्हन ही किसी रूह प्रेत को अपने साथ ले आई है, तभी ऐसा हो रहा है। वो रूह इन दोनों का मिलन ही नहीं होने दे रही है। दिव्या ने ये सब सुना तो सबसे बोली, शांत रहिए, आप लोग ये कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं आप लोग। कल ही हम लोग विनोद को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, सारी बातें पता चल जाएंगी कि क्या बात है। फिर दूसरे दिन विनोद अपने बड़े भाई और पापा के साथ साइकेट्रिस्ट के पास गए और डॉक्टर ने उससे पूछा और विनोद ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि अभी उसकी उम्र केवल 23 साल है, ना उसका पहले किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था, ना ही कोई शारीरिक संबंध। उसने तो पहले ही मन में सोच लिया था कि वो अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करेगा। अब डॉक्टर को पूरी बात समझ में आ रही थी और उन्होंने पायल को अपने पास बुलाने को कहा। और जब डॉक्टर साहब पायल से मिले तो उन्हें पूरी बात ठीक तरह से समझ आ गई थी, क्योंकि पायल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, विनोद से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत। फिर डॉक्टर साहब बोले, विनोद को विंस्ट्रोफोबिया या कैलिग्निफोबिया हुआ है, इस बीमारी में होता क्या है डॉक्टर साहब, विनोद के बड़े भाई प्रकाश ने पूछा। तब डॉक्टर साहब बोले, इस फोबिया में पुरुषों को खूबसूरत महिलाएं पसंद तो होती हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं से उन्हें डर लगता है। खूबसूरत महिलाओं को देखकर या उनसे अकेले में बात करने से ख्याल से वो बुरी तरह घबराते हैं। इस फोबिया से पीड़ित लोगों को सुंदर महिलाओं से इतना ज़्यादा डर लगता है कि वह ऐसी महिलाओं से मिलने या बात करने के ख्याल भर से ही बुरी तरह घबरा जाते हैं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण हैं बुरी तरह कांपना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, पसीना आना, उल्टी, सिरदर्द, रोना और बेहोश हो जाना। कभी कभी तो दिल का दौरा भी पड़ जाता है। तो इसका कोई इलाज, विनोद के पापा ने पूछा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अगर मरीज के साथ ज़बरदस्ती की भी गई जाए तो उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है और मरीज की जान भी जा सकती है। ये एक मानसिक बीमारी है जो कभी दूर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब बोले, तो अब क्या करें हम, उसकी तो अभी अभी शादी हुई है, विनोद के बड़े भाई प्रकाश ने पूछा। ये तो अब आप सभी को तय करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, डॉक्टर साहब बोले। ऑफिस सभी घर लौट आए, सभी चिंता में थे, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे विनोद और पायल की खुशियां बरकरार रहें। इस बात को लेकर सभी चिंता में डूबे थे और विनोद की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने बेटे को जीवित भी देखना चाहती थी और खुश भी। बड़े अरमानों के साथ वो पायल को विनोद की दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन अब उन दोनों की खुशियों को नजर लग चुकी थी। और तभी पायल ने सभी को रोते रोते अपना फैसला सुनाया कि वो विनोद से तलाक लेगी। ऐसी शादी को जोड़े रखने का कोई मतलब नहीं जिसमें उसके पति की जान जा सकती हो। वो रोते हुए सबसे बोली, मैंने ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखते हुए लिया है। मैं भी विनोद जी से अलग नहीं होना चाहती। मैंने उन्हें अपने दिल में वो देवता का स्थान दिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खूबसूरती मेरी देवता की जान की दुश्मन बन जाएगी। मैं एक रात की दुल्हन बनकर जीवन भर रह लूंगी, लेकिन मैं उनकी जान की दुश्मन नहीं बन सकती। कृपया मुझे आप सभी माफ़ कर देना। पायल की इस बात पर सबका मन भर आया और सभी औरतों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसके सिवाय और कोई चारा न था। पायल ने कहा, मैं एक रात की दुल्हन ही सही, लेकिन मेरा सुहाग जिंदा तो रहेगा। कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।